दोस्तों, आकाश लंदन से एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करके आया था। आकाश काफी नेक विचारों का लड़का था। उसके पिता जसवंत सिंह जी एरिया के काफी जाने माने व्यक्ति थे। उनके पास कई सारे पेट्रोल पंप, कई सारे ईंट भट्ठे और तकरीबन 500 से ज्यादा बीघे उनके पास जमीन थी। काफी रेप्यूटेड व्यक्ति थे, लोग उनको जानते थे। उनका काफी नाम था उस एरिया में। जब जसवंत सिंह जी को पता चलता है कि उनका बेटा लंदन से एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करके आ गया है, तो वो माता पिता काफी खुश होते हैं। एक दिन आकाश अपने माता पिता जसवंत सिंह जी के और अपनी माँ के साथ बैठा होता है और बातें कर रहा होता है। अपने पिताजी से कहता है, पिताजी आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हम लोग के पास वो सारी चीजें हैं कि हम लोग किसी को दान दे सकते हैं, किसी का भला कर सकते हैं। मैं एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करके आ गया हूँ और पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं है। क्यों ना हम लोग एक बड़ा सा हॉस्पिटल यहीं पर बनवाया जाए और यहाँ पर गरीबों का मुफ्त में इलाज किया जाए। जब जसवंत सिंह जी ये बातें सुनते हैं, अपने बेटे के विचार को सुनते हैं, तो काफी खुश हो जाते हैं कि चलो, बेटे का कम से कम विचार तो इतना अच्छा है। आजकल के जो बेटे होते हैं, अगर वो एमबीबीएस की डिग्री कर ले या कोई पढ़ाई कर ले, तो वो यही सोचते हैं कि कैसे, किस तरीके से पैसे कमाया जाए। लेकिन बेटे के अंदर इतने नेक विचार हैं कि ये गरीबों का भला करने के बारे में सोचता है, गरीबों का मुफ्त में इलाज करने के बारे में सोच रहा है। और ये जब जसवंत सिंह जी सुनते हैं तो काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि जसवंत सिंह जी भी काफी नेक विचारों के व्यक्ति थे। वो अपने बेटे के सिर पर हाथ रख के कहते हैं, बेटा तुम्हारी जो भी मर्जी सारी चीजें करो, जो भी तुम बता दोगे सब कुछ करूंगा मैं। जमीन की कोई कमी नहीं है, जहां भी जो भी जमीन तुम्हें अच्छा लगता है उस जमीन पर अपना हॉस्पिटल बनवाना शुरू कर दो। जितने पैसे तुम्हें चाहिए सारे पैसे मैं तुम्हें दूंगा, पैसे की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, जो तुम्हारे अंदर जो विचार है और गरीबों का भला करने की जो सोच है तुम्हारे अंदर, उसके ऊपर आजीवन काम करते रहना। उसके बाद काफी सारे आकाश को पैसे देते हैं और एक जमीन इंडिकेट कर दिया जाता है और उस जमीन पर, जो शहर के नजदीक होता है, शहर के बीचों बीच होता है, और उस जमीन पर आकाश का हॉस्पिटल बनना शुरू हो जाता है। एक दिन आकाश अपने माता पिता के पास बैठ करके और उसी हॉस्पिटल के बारे में चर्चा कर रहा होता है। कितना हॉस्पिटल बन गया है, कितना काम हो गया है और क्या क्या चीजें बनवाना है, ये सारी चीजें अपने पिता और अपने माँ से बात कर रहा होता है। तभी वहां पर उनके दरवाजे पर एक काफी खूबसूरत लड़की भीख मांगने के लिए आती है। एक भिखारी, या यूं कहें कि एक लड़की अपने पेट को पालने के लिए और घूम घूम करके भीख मांग रही थी, और उसके दरवाजे पर वो पहुंचती है। उस लड़की की सुंदरता को देख करके आकाश टकटकी लगा करके उसको देखता ही रहता है। आकाश ऐसा महसूस कर रहा था कि इस लड़की को वो काफी सालों से, वर्षों से या कई जन्मों से इस लड़की को जानता है, क्योंकि उस लड़की को जब देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। लड़की काफी खूबसूरत थी। आकाश सोचने लगता है कि इतनी खूबसूरत लड़की और भीख क्यों मांग रही है। उस लड़की से बातें करना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता वहीं पर होते हैं, तो वो उनके सामने बात नहीं कर पाता है। तभी उसकी माँ भीख ले आकर के और उस सुंदर लड़की को दे देती है, और लड़की फिर से वहां से जाने लग जाती है और चली जाती है। कुछ दिनों के बाद फिर वो अपने माता पिता के साथ अपने दरवाजे पर बैठा होता है और कुछ बातें कर रहा होता है। तब तक से वो लड़की फिर आती है, उसके दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आती है, और उसकी माँ फिर से उठ करके और उस लड़की को भीख दे देती है। उसके बाद माता पिता घर में चले जाते हैं। आकाश फिर, लड़की जब वापस भीख लेकर के जाने लगती है, तो उसके पीछे पीछे लग जाता है। दोस्तों, उस लड़की से रोक लेता है और पूछता है, इतनी खूबसूरत हो तुम, इतनी सुंदर हो, ऐसी क्या दुख दर्द तुम्हारे साथ हो गया, ऐसी क्या परेशानी हो गई कि तुम्हें भीख मांगना पड़ गया। वो लड़की आकाश की तरफ देखती है और आंखों से आंसू बहाते हुए कहती है कि बाबू, किसी के साथ भी जीवन में कोई भी ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जिसकी वजह से उसको जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है और उसको ये सारी चीजें करना पड़ता है। और इतना कह करके वो रोने लगती है और फिर वो मुड़ करके जाने लगती है। आकाश उसको रोकता है और कहता है, तुम्हारा नाम क्या है। तो वो अपना नाम, वो नम्रता बताती है। और जब उसका नाम वो सुनता है तो कहता है, नम्रता, तुम्हें जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारा और हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों का है। तुम मुझे काफी अच्छी लगती हो, तुम्हें मैं काफी पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ शादी करना। क्या तुम मुझसे शादी करोगी। नम्रता उसको काफी डबडबाई आंखों से उसके तरफ देखती है और कहती है, बाबू आप मजाक कर रहे हैं क्या। इस तरह से किसी के गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मुझे गरीब देख करके आप इस तरह से बातें कर रहे हैं। कहाँ, आप इतने बड़े अमीर आदमी, कहाँ एक करोड़पति बाप के बेटे हो आप।
और एक भीख मांगने वाली बेटी के साथ आप कैसे शादी करोगे? आप नहीं कर सकते साहब, आप मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हैं। जब वो ये बातें कहती है तो आकाश उसके बाजुओं को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं मजाक नहीं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, वो लगातार आकाश की तरफ देखती रहती है, उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं और आकाश के भी आंखों से आंसू बहने लग जाता है। इसके बाद क्या होता है? क्या आकाश उस लड़की के साथ शादी करता है? क्या वो लड़की आकाश से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है? और आखिर ये लड़की कौन थी जो घूम घूम करके भीख मांग रही थी? ऐसी क्या इसके मजबूरी आ गया था जिसकी वजह से इसे भीख मांगना पड़ रहा था? इतनी खूबसूरत लड़की और इस तरह से घूम घूम करके लोगों के घरों के अंदर इस तरह से भीख क्यों मांग रही थी? और आकाश को ऐसी क्या चीजें उसके अंदर दिखाई दे गई थी कि वो उस गरीब भीख मांगने वाली लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया था? दोस्तों, ये सारी चीजें जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को लास्ट तक जानने के लिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। काफी दिल को द्रवित कर देने वाली कहानी है। जब इस कहानी को आप लास्ट तक सुनेंगे तो आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि इंसान की मजबूरी इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देती है और किस तरह से एक अमीर और एक गरीब के बीच में रिश्ते कायम होते हैं। किस तरह से अमीरी और गरीबी की दीवारों को ये दोनों प्रेम करने वाले जोड़े ढहा करके और अपनी जिंदगी के मार्ग पर आगे बढ़ जाते हैं। काफी इमोशनल स्टोरी है। इस इमोशनल स्टोरी को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, झारखंड के रहने वाले जसवंत सिंह जी वहां के काफी अमीर लोगों में शुमार होते थे। काफी बड़े आदमी थे, काफी बड़ा उनका कारोबार था। कई सारे उनके पेट्रोल पंप थे, कई सारे ईंट भट्ठे थे और तकरीबन 500 से ज्यादा बीघे उनके पास जमीनें थी। शहर में कई सारी दुकानें थी, होटल्स थे। काफी पैसे वाले व्यक्ति थे। उनका एक ही बेटा था, एकलौता बेटा था जिसका नाम था आकाश। आकाश पढ़ने लिखने में काफी होशियार था और वो पढ़ाई लिखाई में काफी तेज था। उसका बचपन से ही सपना था कि उसे विदेश में जाकर के पढ़ना है और पढ़ लिख करके एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। अपने पिताजी से वो कहता है, पिताजी मुझे विदेश में पढ़ाई करना है। उसके पिताजी कहते हैं, ठीक है बेटा, यहाँ की जो स्कूली शिक्षा है उसको कंप्लीट करके और तुम विदेश में चले जाना, पैसे रुपए की कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पर वो 12वीं क्लास काफी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करता है, उसके बाद उसके पिताजी उसे लंदन भेज देते हैं। लंदन में जाकर के वो एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करता है, एक बड़ा डॉक्टर बन करके, और फिर वापस अपने यहाँ पर आता है। यहाँ पर आने के बाद जब अपने वो पिताजी से मिलता है और पिताजी को बताता है कि पिताजी मैंने डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट कर लिया हूँ, मैं एमबीबीएस डॉक्टर बन चुका हूँ और मेरा सपना है, मैं चाहता हूँ कि अपने ही यहाँ पर एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाया जाए, क्योंकि हमारे पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, अचूक संपत्ति है आपके पास, और इस पैसे को अगर कहीं सही जगह पर यूटिलाइज किया जाए, जहां पर गरीबों का कुछ भला हो, गरीब लोगों का कुछ इससे भलाई हो सके, तो वो अच्छा है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि यहाँ पर एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोला जाए और वहां पर गरीबों का मुफ्त में इलाज किया जाए। उसके पिताजी जसवंत सिंह जी जब अपने बेटे आकाश की ये बातें सुनते हैं तो काफी खुश हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि आज के जमाने में कोई भी बच्चा अगर पढ़ लिख लेता है और किसी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाता है तो वो यही सोचता है कि किस तरह से किसी भी तरीके से पैसे कमाया जाए, चाहे वो गलत हो या सही। लेकिन आज के जमाने में भी मेरा बेटा इतना अच्छा है, इतना नेक विचारों वाला है कि वो गरीबों की भलाई के बारे में सोच रहा है। और वो अपने बेटे के सिर के ऊपर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा ऐसे ही अच्छे काम करते रहो, जितना भी पैसा तुम्हें चाहिए हॉस्पिटल के लिए वो सारे पैसे ले लो। जो भी जमीन तुम्हें, शहर में अच्छी अच्छी जमीनें हैं मेरी, वहां पर कोई भी एक जमीन सेलेक्ट कर लो और जहां तुम्हें हॉस्पिटल बनाना है वहां हॉस्पिटल का काम शुरू करवा दो। जो भी पैसे तुम्हें चाहिए आज ही बता दो, सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। दोस्तों, उसके बाद उसके पिताजी आकाश को पैसे दे देते हैं और आकाश शहर के बीचों बीच एक उसके पिताजी की जमीन थी और उसी में एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनवाना शुरू कर देता है। हॉस्पिटल का काम काफी तेज रफ्तार से चलने लग जाता है और फिर एक दिन शाम को अपने पिता के साथ, अपनी माँ के साथ अपने घर पर बैठ करके और हॉस्पिटल के बारे में ही बात कर रहा होता है। उसके पिताजी पूछते हैं कि बेटा हॉस्पिटल कहाँ तक पहुंच गया है, कितना बन चुका है, कितना समय लगेगा, और यही सब चीजें अपने बेटे के साथ वो बात कर रहे होते हैं। तभी एक काफी खूबसूरत लड़की वहां पर आती है जिसका नाम नम्रता होता है। वो लड़की घूम घूम करके लोगों के घरों में भीख मांग रही थी। जब उसके घर आती है, उसके माँ के पास जाकर के और
कहती है कुछ माँ जी खाने पीने को कुछ दे दीजिए। उसकी माँ आकाश की देखती है और घर के अंदर चली जाती है और घर के अंदर से उसे खाने पीने की चीजें ले आकर के उस लड़की को दे देती है। लड़की वहां से फिर पीछे मुड़ करके जाने लग जाती है। लेकिन आकाश जब उस लड़की को देखता है तो काफी देर तक उसे देखता ही रह जाता है। वह उस लड़की से बातें करना चाहता था, लेकिन माता पिता साथ में थे, इसलिए वो उससे बात नहीं कर पाता है और मन महसूस करके रह जाता है। उस लड़की की सुंदरता को देख करके वो सोचने लगता है कि इतनी खूबसूरत लड़की है, इतनी सुंदर लड़की है, और क्या इसके ऊपर ऐसी क्या आफत आ गई है कि इसे भीख मांगना पड़ रहा है। और जब उस लड़की को देखता है तो उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि इस लड़की को तो कई जन्मों से जानता है, बरसों से एक दूसरे का प्यार है और हम दोनों काफी करीबी हैं। ऐसा उसके दिल में ऐसी चीजें होने लग जाती है। काफी जानी पहचानी वो लड़की उसको महसूस होने लगती है और वो सोचने लगता है कि किस तरीके से इस लड़की से बातें किया जाए। तब तक वो लड़की जा चुकी थी। 2-3 दिनों के बाद फिर वो लड़की उसके घर पे आती है भीख मांगने के लिए, और वहां पर वो आकाश अपने माता पिता के साथ बैठ करके कुछ बातें कर रहा होता है। तभी वो लड़की आती है और उसके माँ के पास जा करके भीख मांगती है। वो माँ उसको घर से ले आकर के कुछ खाने पीने की चीजें देती है और वो चीजें देने के बाद माँ घर के अंदर चली जाती है और पिताजी भी घर के अंदर चले जाते हैं। अब आकाश को मौका मिलता है और आकाश उस लड़की के साथ लग जाता है। लड़की वहां से खाने पीने की चीजें लेकर के और जाने लगती है और पीछे पीछे आकाश भी उसके लग जाता है। थोड़ी दूर जब वो जाती है तो आकाश उसे आवाज लगाता है और रुकने के लिए कहता है। वो रुक जाती है और आकाश उसके नजदीक जाता है और कहता है कि आपका क्या नाम है। वो लड़की उसको बताती है कि मेरा नाम नम्रता है। वो कहता है नम्रता, तुम ये बताओ कि तुम्हें ऐसी क्या परेशानी हो गई, क्या आफत विपत तुम्हारे पास आ गया जो तुम्हें भीख मांगना पड़ रहा है। इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें देखने के बाद तो मेरा दिल तुम्हारे ऊपर आ गया है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को बरसों से या कई जन्मों से जानते हैं। मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करोगी, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। नम्रता उसको देखती रहती है, उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं और वो कहती है बाबू क्यों मजाक कर रहे हो आप, कहाँ आप इतने अमीर आदमी और मैं एक भीख मांगने वाली साधारण सी लड़की, आपका और मेरा कोई मेल नहीं है, आप कैसे मुझसे शादी करेंगे। मेरी गरीबी का इस तरह से मजाक मत उड़ाइए बाबू। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। और वो हाथ जोड़ करके उसके सामने खड़ी हो जाती है। आकाश उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ लेता है और कहता है नम्रता, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो। नम्रता उसके इस बातों का कोई भी जवाब नहीं देती है और कहती है बाबू आप चले जाओ, ये जो बातें आप कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप अगर शादी के बारे में कह रहे हो तो हो सकता है आपका कोई शारीरिक आकर्षण होगा मेरे साथ। आप जीवन में कभी भी मुझसे शादी नहीं करोगे। जब मेरी परिस्थिति के बारे में आप जान जाओगे तो आप तुरंत दूरी बना लोगे। और आप एक करोड़पति आदमी हो, अगर आप तैयार भी हो जाओगे तो आपके माँ बाप कभी भी तैयार नहीं होंगे। किसी भिखारी के साथ कौन भला शादी इतना बड़ा आदमी कर सकता है। आप जाइए, चले जाइए, मत परेशान करिए मुझे। और वो पीछे मुड़ करके अपने घर को जाने लग जाती है। अब आकाश ये सोचने लगता है आखिर क्या मजबूरी है इसकी, क्या परेशानी है कि इतनी खूबसूरत लड़की भीख मांगने के लिए इस तरह से घूम रही है। वो अपने गांव के बाहर जा करके रोड के साइड में एक झाड़ी होता है, उस झाड़ी में छुप जाता है और सोचने लगता है कि आज तो मैं पता करूंगा ही कि इस लड़की कहाँ से आती है ये, और इसके साथ ऐसी क्या परेशानी है कि जिसे इसको भीख मांगना पड़ रहा है। वो रास्ता जो होता है गांव से बाहर निकालने का, कोई भी अगर गांव से बाहर निकलता है तो एक ही वो रास्ता होता है और उसी रास्ते से लोग अंदर गांव के अंदर प्रवेश करते हैं या गांव से बाहर निकलते हैं। उसी रास्ते पर जाकर के, और एक पुलिया होता है, पुलिया के साइड में एक झाड़ी होता है और उस झाड़ी में जाकर के वो छुप जाता है। शाम जब होता है और नम्रता भीख मांग करके और अपने घर जाने के लिए उसी रास्ते से बाहर निकलती है तो आकाश उसके पीछे पीछे लग जाता है। तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर जाने के बाद उसे एक झोपड़ी दिखती है। लड़की उस झोपड़ी में जाकर के और घुस जाती है। झोपड़ी के दरवाजे पर जैसे ही वो लड़की पहुंचती है, आकाश भी उसके पीछे पीछे पहुंचता है और झोपड़ी के बाहर छुप करके और देखने की कोशिश करता है कि आखिर क्या होता है। जैसे ही वो झोपड़ी में घुसने वाली होती है, आवाज लगाती है और उसके छोटे छोटे 2 भाई भाग करके आते हैं और उसके सामने भाग करके आकर कहते हैं दीदी, दीदी कुछ खाने के लिए लाई हो क्या, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया हम लोगों ने, भूखे ऐसे ही तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हो। तभी नम्रता अपनी पोटली खोलती है और पोटली में से कुछ
रोटी वगैरह उस अपने भाइयों को देती है और कहती है, हाँ भाई, ये खाओ तुम लोग, मुझे पता था कि तुम लोग भूखे होगे। और इस तरह से नम्रता वहां पर फूट फूट करके रोने लगती है। दोनों भाई वो उसके हाथ से रोटी लेकर के काफी खुश होकर के और खाने लग जाते हैं और कहते हैं, दीदी तुम अगर नहीं होती तो हम लोग ऐसे बिना खाए ही मर जाते। और दोनों भाई वहां पर खाना खाने लग जाते हैं। उसकी बहन जो नम्रता होती है, दोनों के सिर पे हाथ रख करके उन्हें सहलाने लगती है और उनको रोटी खिलाने लग जाती है। आकाश जब ये चीजें देखता है तो काफी द्रवित हो जाता है, काफी दुखी हो जाता है और उस घर की जो उस झोपड़ी की हालत जो देखता है तो उसे समझते देर नहीं लगती है कि ये काफी काफी कमजोर और काफी इन लोगों के पास पैसे रुपए की कमी है और इसी तरह से ये भीख मांग करके खाती है। दोस्तों, इस लड़की की कहानी थोड़ा सा आपको जानने की इसके बीच में जरूरत होगी। ये लड़की जो नम्रता थी, नम्रता के पिताजी का काफी समय पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो चुका था। उसके पिताजी मर चुके थे, सिर्फ माँ थी और माँ किसी भी तरह से अपने 2 बेटे और 1 बेटी को घर लोगों के घरों में काम करके मजदूरी करके और उनका पेट पाल रही थी। लेकिन अचानक कुछ महीने पहले जो माँ थी, बरसात का मौसम था, बरसात में उसका पैर स्लिप कर जाता है और वो गिर जाती है और गिरने से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। उसके बाद जो उसकी माँ होती है वो भी बिस्तर पकड़ लेती है। अब इस घर में कोई भी खाना पीना खिलाने वाला या किसी भी चीज का बंदोबस्त करने वाला कोई नहीं रह जाता है। अब इसके बाद जो बड़ी होती है वो नम्रता ही होती है। नम्रता 18-19 साल की हो चुकी थी। अब वो देखती है कि इसके घर में अब भूखों मरने का नौबत आ जाता है। 2 छोटे छोटे भाई थे, वो कई दिनों तक जब भूखे रहते हैं और रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और अपने दीदी के सामने कहने लगते हैं, दीदी कैसे हम लोग खाएंगे, कुछ भी नहीं हम लोग को मिल रहा है खाने के लिए। तो मजबूरी बस जो नम्रता होती है वो भीख मांगना शुरू कर देती है और यही भीख मांग मांग करके अपने दोनों भाइयों को, अपनी माँ को किसी भी तरह से जिंदा रखना शुरू कर देती है। ये उसकी मजबूरी थी और इसी तरह से वो भीख मांग करके और अपने घर का किसी भी तरह से खर्चा चलाती थी। जब ये सारी चीजें वहां पर आकाश देखता है तो काफी द्रवित हो जाता है, काफी दुखी हो जाता है और उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद अपने माता पिता से मिलता है और अपने माता पिता से कहता है, पिताजी मैं एक गरीब लड़की से, एक भीख मांगने वाली लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ। मुझे वो काफी पसंद है, काफी खूबसूरत है, लेकिन उसकी जो माली हालत है काफी खराब है। और सारी चीजें जब आकाश अपने माता पिता को बता देता है तो उसके पिताजी काफी नाराज होते हैं, उसके ऊपर काफी क्रोधित हो जाते हैं, काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि इसीलिए तुझे हमने लंदन भेजा था एमबीबीएस की डिग्री करने के लिए, तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए। इतने लाखों रुपए तुम्हारे ऊपर हमने खर्चा किया है और तुम आज डॉक्टर बनने के बाद तुम जाकर के एक भिखारी के साथ शादी करोगे। शर्म नहीं आती है तुम्हें? अपने माँ बाप की नाम को, इज्जत को, सारे चीज को डुबाना चाहते हो। आकाश कहता है कि पिताजी वो अच्छी लड़की है, खूबसूरत है और काफी अच्छे विचारों की है। वो मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार को का किसी भी तरह से पालन पोषण करती है। हमारे पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। हमें तो एक अच्छे विचारों वाली लड़की चाहिए जो हमारे परिवार को अच्छे ढंग से रख सके, हमारे साथ काफी अच्छे से बिहेव कर सके, आप लोगों को एक पिता और माँ की तरह से इज्जत दे सके। हमें यही तो चाहिए और ये उस लड़की के अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। और अगर आप लोगों को अगर उसकी तकलीफ और उसके बारे में अगर जानना हो तो आप इस जगह पर एक छोटी सी झोपड़ी है, वहां पर जाकर के पता कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वो लड़की आपके बेटे के लायक नहीं है तो आप लोग मुझे मना कर दीजिएगा, मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगा। दोस्तों, उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है, मैं कल ही जाकर के और उसके बारे में सारी चीजें पता करूंगा। लेकिन वो कल नहीं जा पाते हैं। 1-2 दिनों के बाद फिर से वो लड़की उस गांव में भीख मांगने के लिए आती है। लेकिन वो लड़की फिर इसके पास नहीं जाती है, इसके घर नहीं जाती है। वो सोचती है कि इस लड़के ने तो शादी करने के लिए मुझसे कहा था, लेकिन कई दिन हो गए वो मिला नहीं, तो अगर उसके सामने मैं जाऊंगी तो उसको भी काफी बुरा लगेगा और उसके सामने अगर मैं भीख मांगने जाऊंगी तो मुझे कैसा लगेगा। और ये सोच करके उसके घर वो भीख मांगने नहीं जाती है, दूसरे लोगों के घर जाकर के भीख मांगती है। और भीख मांगने के बाद जब शाम को वो जा रही होती है तो वो उसके पिताजी देख लेते हैं और देखने के बाद उसके माता पिता उसके पीछे लग जाते हैं और दोनों उसके साथ में पीछे पीछे उसके झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। झोपड़ी में पहुंचने के बाद जब वो अंदर जैसे ही घुसती है तो उसके दोनों भाई, छोटे छोटे भाई भाग करके दरवाजे पर आते हैं और अपनी दीदी से कहते हैं, दीदी सुबह से कुछ नहीं खाए, काफी भूख लगा हुआ है, कुछ खाने के लिए लाई हो तो दे दो।
जो नम्रता होती है उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाता है। वो कहती है, भाई आज कुछ भी नहीं मिला मुझे लाने के लिए। मेरे भाइयों, तुम लोगों को खिलाने के लिए मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। घर में जाओ, थोड़ा बहुत शक्कर होगा उसी में पानी डाल करके और पी लो, अपना पेट भर लो। मेरे पास इस समय कुछ भी नहीं है कि मैं तुम लोग को खिलाऊं। और इतना कह करके वो फूट फूट करके रोने लगती है। जो दोनों भाई होते हैं वो भी कहते हैं, दीदी सुबह तो थोड़ा सा शक्कर था, उसी को हम लोगों ने पानी मिला करके और पी लिया था। अब तो शक्कर भी नहीं है, कैसे रहेंगे हम लोग भूखों। और इस तरह से वो दोनों भाई भी रोने लग जाते हैं। बाहर उस झोपड़ी के बाहर आकाश के पिताजी और माताजी ये सारी चीजें देखते रहते हैं। और देखने के बाद दोनों फिर काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं। उस लड़की को समझ जाते हैं कि ये लड़की काफी नेक विचारों वाली लड़की है और ये हमारे परिवार के लिए अच्छी हो सकती है। ये अपनी मुसीबत की मारी हुई है और किसी भी तरह से मेहनत करके अपने छोटो भाइयों को पाल रही है। अगर हमारे भी घर में आ जाएगी तो हमारे घर को ये अच्छा बना देगी। और इस तरह से वो लोग दोनों, उसके आकाश के माता पिता, घर वापस चले जाते हैं। वहां जाने के बाद आकाश को अपने पास बुलाते हैं और आकाश के सिर के ऊपर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा मुझे गर्व है तुम्हारे जैसे बेटे के ऊपर। तुमने एक गरीब के बारे में इतना नजदीक तक सोचा है, शायद हम नहीं सोच सकते थे। हम लोग तैयार हैं और नम्रता के साथ तुम्हारी शादी करने के लिए। नम्रता के घर जाते हैं, उसकी माँ से मिला जाता है और उसकी माँ से नम्रता का हाथ उसके माता पिता अपने बेटे आकाश के लिए मांगते हैं। उसकी माँ काफी खुश हो जाती है। उसके माँ के आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और वो कहती है कि आप लोग इतने अमीर आदमी हैं, इतने बड़े आदमी हैं, कैसे मेरी बेटी आप लोगों के घर जाएगी। और मेरी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए कि आपके बेटे के जैसा इसको पति मिल रहा है। मैं तो हमेशा तैयार हूँ, लेकिन मैं ये चीज का शंका कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि कहीं कल के दिन मेरी बेटी के साथ कुछ गलत न हो जाए, क्योंकि आप लोग काफी अमीर हैं और हम तो काफी गरीब हैं। और कल के दिन अगर आपका कुछ दिमाग में कुछ ऐसा आ गया और मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। तभी आकाश के पिताजी कहते हैं कि ऐसा मत सोचिए आप, मेरा बेटा भी काफी नेक विचारों का है और हम लोग भी काफी अच्छे विचारों के हैं। हम लोग गरीबी और अमीरी के बारे में नहीं सोचते हैं। हमें तो एक परिवार चाहिए, हमें तो एक बेटी चाहिए जो हमें, हम दोनों को माँ बाप का दर्जा दे सके, अपने पति के साथ काफी अच्छे से बिहेव कर सके, अपने पति के साथ मिलजुल करके उसकी जो जीवन की गाड़ी है उसको अच्छे तरीके से आगे ले जा सके। ऐसी ही हमको बेटी चाहिए और आपकी बेटी में ये सारे गुण है, हमने देख लिया है और इसको हम लोग अपना बहू बनाना चाहते हैं। जब ये बातें माँ सुनती है तो माँ भी, उसके भी आंखों से खुशी के आंसू बहने लग जाते हैं। और वहीं पर जब नम्रता होती है, नम्रता भी ये बातें सुन करके वहीं पर फूट फूट करके रोने लग जाती है और जा करके अपने ससुर आकाश के पिताजी के गले से लग जाती है और उनके गले से लग करके फूट फूट करके रोने लग जाती है और कहती है कि ऐसे भी पिता, ऐसे भी लोग आज इस संसार में हैं कि एक गरीब और भीख मांगने वाली लड़की को अपना लेते हैं। दोस्तों इसके बाद एक तय समय पर एक डेट निश्चित करके और दोनों की शादी काफी धूमधाम से कर दी जाती है। शहर के बड़े से बड़े लोग उस शादी में शरीक होते हैं और जब सबको ये पता चलता है कि एक गरीब भीख मांगने वाली लड़की के साथ आकाश की शादी उसके पिताजी कर रहे हैं, तो सभी लोग ये कहते हैं कि हाँ, ये कितने नेक विचारों वाले इंसान है। एक गरीब को इन्होंने अपने बेटे की बहू अपना बना लिया है। और इस तरह से एक गरीबी और अमीरी का जो बीच की जो दरार है, उस दरार को पाटने का काम दोनों पति पत्नी ने मिलकर के किया है। दोस्तों समाज में उनका काफी इज्जत बढ़ जाता है, उनका रुतबा बढ़ जाता है और फिर समाज को एक काफी अच्छा संकेत वो दे जाते हैं। इसके बाद जब वो पत्नी बन करके और आकाश के घर जाती है, आकाश भी फूलों नहीं समाता नम्रता जैसे पत्नी को पा करके। नम्रता तो पहले ऐसे भीख मांगने वाली देश में रहती थी तो उसकी सुंदरता का इतना पता नहीं चलता था, लेकिन जब वो सज सवर करके और पत्नी के रूप में जब आकाश उसको देखता है तो देखता ही रह जाता है। बला की खूबसूरती उसके चेहरे से चमक रही थी और उसे देखने के बाद आकाश उसके ऊपर काफी मोहित हो जाता है और कहता है कि इतनी खूबसूरत पत्नी, कहते हैं ना कि कीचड़ में ही कमल खिलता है, और सचमुच तुम कीचड़ की कमल हो। और मेरी जिंदगी में तो तुम आ करके मेरी जिंदगी में हर खुशियां लेकर के आ गई हो। और अपनी पत्नी को काफी प्यार करने लग जाता है। समय धीरे धीरे बीतता है, हॉस्पिटल बन करके तैयार हो गया होता है। हॉस्पिटल काफी अच्छे से रन करने लग जाता है, काफी पैसे रुपए आने लग जाते हैं। हर गरीब का उस हॉस्पिटल में मुफ्त में इलाज किया जाता है। जो नम्रता की माँ होती है उसको भी उस हॉस्पिटल में काफी दिनों तक इलाज करने के बाद आकाश ने उसको भी काफी ठीक कर दिया था। अब नम्रता की माँ भी बिल्कुल अच्छी हो गई थी और
काफी भली चंगी हो गई थी। अब नम्रता की माँ और नम्रता के दोनों भाई भी अब नम्रता के साथ ही आकाश के ही घर में रहते थे। उसके पिताजी और आकाश के पिताजी और माताजी जा करके नम्रता की माँ और दोनों भाइयों को अपने ही घर में लेकर के आ गए थे और सभी लोग एक ही घर में रहने लग गए थे और इस तरह से काफी हंसी खुशी से इन दोनों की जिंदगी आगे कटने लग जाती है। कुछ ही दिनों के बाद आकाश और नम्रता का एक जुड़वे बेटे पैदा होते हैं और इसके बाद इनकी खुशियों में चार चार लग जाते हैं। पति पत्नी, सास ससुर और उन जो दोनों छोटे लड़के होते हैं, सबके साथ एक परिवार काफी हंसी खुशी से रहने लग जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी में ये साफ संकेत देने की कोशिश किया गया है कि गरीबी और अमीरी कुछ भी नहीं है। इंसानियत का रिश्ता हर आदमी के बीचों बीच होना चाहिए और इसी रिश्ते को कायम करने के लिए आकाश और आकाश के माता पिता ने एक समाज को बहुत बड़ा संकेत दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जाते जाते आप सबको धनतेरस की खूब सारी बधाइयां और आने वाली दीपावली के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।